तो हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितना हमने सीखा है, समझा है, जो हमने प्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने तथ्य, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। और शुरू से लेके आप अपने हिसाब से अलग अलग दिनों के अलग अलग उसके ऊपर बताइए। और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज तक 5 दिनों में जितना भी हमने सामने रखा है वो कितना सार्थक है, या उसमें कोई कहीं पे कोई कमी है। और प्रयास करेंगे कि अगले 2 दिन में हम उस चीज को कवर कर सकें, अगर कोई चीज छूट गया हो। हाँ, यतीन भाई बताइए। सर, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि ये ऐसे खरीफ फसल है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ये फसलें मानसून के समय में जून जुलाई में बोई जाती है। अभी मुझे प्राकृतिक मतलब प्रकृति के चक्र के हिसाब से ही करना है, तो खरीफ को मुझे कहाँ से स्टार्टिंग गिनना है? जैसे आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये चार को हम मतलब मानसून के टाइम में गिनते हैं खरीफ फसल के लिए। तो इसकी बुआई कौन से महीना बेस्ट है कि जो ये खरीफ के लिए कौन सा मंथ या फिर हम ऋतु गिनते हैं कि शरद ग्रीष्म ये वाली ऋतु है के हिसाब से लेना है, या फिर आषाढ़ महीना आएगा तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और आश्विन उसका एंडिंग पॉइंट है। सेम रवि के लिए भी ये चारों महीनों जो बाद में चालू होता है वो है। और जायद के लिए भी ये चक्र मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कैसा है कि जो हम प्राकृतिक पूरी प्रकृति के साथ करना चाहते हैं, तो ये टाइम पर ये सोइंग हो जाना चाहिए और ये टाइम ये हार्वेस्ट का ही है ऐसा। बहुत अच्छा प्रश्न है यतीन भाई आपका। यहाँ पे हमको बिल्कुल फर्क समझ लेना जरूरी है कि दो शब्द है और दोनों पैरेलल चलता है। लेकिन जैसे रेलवे लाइन दो पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, अगर एक भी थोड़ा अलग हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। लेकिन दोनों मिलते कभी नहीं, हम्म। अगर मिल गए तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे हाँ। दो शब्द जो हैं, एक है ऋतु, ठीक है, और ओके। दूसरा है मौसम। मौसम जो है वो ओके। फसल के लिए खरीफ का मौसम कहा जाता है, खरीफ का ऋतु नहीं कहा जाता। ओके। ठीक है। ओके। वर्षा ऋतु कहा जाता है, वर्षा का मौसम नहीं कहा जाता है। ठीक है। ओके। अभी मौसम शब्द जो है और ऋतु शब्द जो है वो अलग अलग भाषाओं से है। लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल करें वो उस भाषा का वो हो जाता है शब्द, है ना। ऐसा नहीं कि कहाँ हाँ। से आया, वो बात नहीं है। तो ये दोनों शब्द जो है अलग अलग है। हो सकता है कि हमारे भारतीय भाषा में, हमारे संस्कृत भाषा में जहाँ से ऋतु आया है वहां पे मौसम का मतलब कुछ और हो, कोई दूसरा शब्द हो। लेकिन खरीफ जो है वो मौसम है, जो फसल के लिए बात होती है। और ऋतु जो है वो ओके। जलवायु के लिए है, वातावरण के लिए है ना। जो ओके। जो ओके। जिसका जिसका संबंध जो सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, जा रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, उसके कारण ऋतुएं बदल रही हैं। तो और ओके। उसके अनुसार जो ऋतुएं बदल रही, उस उन ऋतुओं के अनुसार जो फसल ली जाती है, उसके लिए वो मौसम होता है। ठीक है। मतलब ओके कहने सर। का ये है कि वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु कब से शुरू होता है, हमको ओके ये सर। समझना पड़ेगा ना कि वर्षा ऋतु हाँ कब से हाँ। शुरू होता है। अब वहां पे अगर हम ओके। वर्षा ऋतु को हम किसी महीने से करें कि अच्छा ये मास है, भारतीय मास के अनुसार, भारतीय वर्ष के भारतीय मास के अनुसार, कि ये मास है, तो आषाढ़ मास से शुरू हो जाएगा, ज्येष्ठ मास में नहीं होगा। वो वर्षा ऋतु आषाढ़ मास से शुरू हो जाएगा और कार्तिक मास तक रहेगा। ठीक है। ओके सर। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो बदलाव होता है प्रकृति में, ये बदलाव के का कारण जो है वो, जैसे मैंने बताया, सूर्य का है। और उसी 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 गति में, उसी घटना में, जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर प्रतिपदा के रेखा से बाद कर्क रेखा में आ रहा है और ऋतुएं चतुर्दशी के बदल रही बाद है। पूर्णिमा आती है। हाँ, मैं और बता रहा हूँ। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से चतुर्थी के बाद अमावस्या थी।
अनिल जी मुझे कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा में निरंतर चल रहा है। वर्ष में एक बार कर्क से मकर और मकर से कर्क में आता है, एक वर्ष होता है ना? या ओके। इधर से अगर ओके। हमने मकर से कर्क, कर्क से जो एक पूरा जो परिक्रमा है ऊपर जाके, मतलब उत्तरायण से दक्षिणायन और फिर उत्तरायण, तो कहीं से भी हमने विषुवत रेखा से कर्क रेखा और फिर विषुवत रेखा, फिर कर्क मकर रेखा, फिर विषुवत रेखा, किसी तरीके से ले, लेकिन एक वर्ष का समय होता है। और उसमें वो उसके ओके। उसके कारण ऋतुएं बदल रही, लेकिन उसी क्रम में सूर्य जो है वो विभिन्न नक्षत्रों से और राशियों से गोचर कर रहा है। ठीक है। ओके। 12 राशि हैं, 12 राशियों से गोचर कर रहा है। और क्योंकि एक राशि में करीब एक माह रह रहा है, वो सब हमने बात किया कि कैसे एक माह है, क्यों है, कैसे है। तो और 27 नक्षत्र है, तो 27 नक्षत्र का मतलब ये है कि करीब 13.5 दिन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर से कहा है, 13.5। ये जो ऋतुएं बदल रही हैं वो उसी क्रम में ये घटना भी हो रही है। और इस घटना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस घटना को हमको हर समय ध्यान में रखना होगा। और इनके अनुसार वो ऋतुएं बदलती हैं, इनके अनुसार ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है। सर समझ गया सर मैं। नहीं, अभी हमने उस पॉइंट पे आए कहाँ जो आप न समझ न गए। न न न न, ये आपका जो मतलब हाँ ये समझ में आया हाँ हाँ, कि ठीक ठीक, मैं बहुत अच्छी मैं बात मैं है, एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी बात कि है। ये समझ में आया है कि ये आपने बताया था ना कि ये नक्षत्र में हमारे जो माह है वो नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। मतलब नक्षत्र घूम घूम के आता है तो मतलब एक जो सूर्य घूमता है तो एक कंडीशन ऐसी बनती है कि वो नक्षत्र में आता है तो हम उसको आषाढ़ महीना बोलते हैं। वो तो और चंद्र वो के लिए है, नक्षत्र की स्थिति, वो तो हाँ वो चंद्र के चंद्र के अनुसार है। लिए। वो चंद्र के गोचर के तो अनुसार है, सूर्य के नहीं। ओके। चंद्र के गोचर के अनुसार है। तो वो तो चंद्र तो चंद्र प्रत्येक के माह में, गोचर में। हाँ प्रत्येक माह में वो कर रहा है। यहाँ पे हम सूर्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये हाँ जो हाँ वो। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर सूर्य के परिक्रमा से है, चंद्र के ओके नहीं। ओके सर। ठीक है। ओके। तो हाँ। इसमें क्या होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, नवतपा का बात किया था। ज्येष्ठ माह में रोहिणी नक्षत्र से जब सूर्य गोचर कर रहा है, तब उसमें जो बीच के 9 दिन होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं ग्रीष्म काल के। और वो नवतपा होता है, उसके पीछे का कारण और वो सब हमने बताया। वहां उसके बाद जो है वर्षा ऋतु शुरू होता है। रोहिणी नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? मृग, है ना? मृगशिरा। हाँ। तो मृग नक्षत्र से वर्षा ऋतु की का प्रारंभ हो जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो जिस समय मानसून की बारिश होनी शुरू होती है, तो वो मृग नक्षत्र में आने के बाद होती है। ओके। ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अगर आप बोलेंगे कि भाई केरल में तो 1 जून को बारिश हो जाती है, और ये, तो ये आप इस वर्ष के अनुसार नहीं, उस तरीके से आप देखेंगे। अब जैसे इस वर्ष जो है रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जो है वो 8 तारीख तक था, 9 तारीख को रोहिणी नक्षत्र से बाहर गया, 25-26 मई से 8 जून तक। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में था। हम्म। और अगर आप देखेंगे उस समय में आप अपने अपने स्थान के अनुसार देखें, समय बीत गया है तो आप उसको उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। उस समय में आप देखिए कि आपके यहाँ का वातावरण कैसा था। वर्षा हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, किस दिन हुई, किस समय हुई, किस दिशा से हुई, ये सारा आप तथ्य निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समय बीत चुका है, जो होना था वो हो चुका है। और कहीं ना कहीं पे रिकॉर्डेड रहेगा। तो आप उसको निकाल सकते हैं और उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। ठीक है। जो हुआ है वो अकारण नहीं हुआ है, उसके पीछे का कारण है जो भी हुआ है। और नॉर्मली क्या होता है या होना चाहिए, उसका भी अलग वो है। ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि रोहिणी नक्षत्र के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है, लेकिन वर्षा शुरू होता है प्रॉपर नॉर्मल तरीके से वो जब आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य आता है। ठीक है। ओके अब सर। अगर आप माह माह के हिसाब से देखेंगे, माह के हिसाब से अगर देखेंगे,
तो वो तो ज्येष्ठ माह में है, वो समय जो है वो ज्येष्ठ माह हम्म। में है। हाँ, हम्म। ज्येष्ठ माह के बाद कुछ हाँ। दिन ज्येष्ठ और आषाढ़ दोनों में पड़ रहा है। ठीक है। हाँ। और ये भी हो सकता है कि आषाढ़ शुरू हुआ और वर्षा ऋतु शुरू हो गया, ये भी हो सकता है, संभव नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तक रोहिणी नक्षत्र में तब तक तो ग्रीष्म काल है, और ग्रीष्म काल का पीक है। उसके बाद धीमे धीमे कम होगा, ग्रीष्म काल जो है कम होगा, फिर वर्षा शुरू होगा। ऐसा तो नहीं है कि अचानक मतलब नदी के ऊपर पुल बना हुआ है कि ट्रेन जब जाती है तो अभी पुल के बाहर है, नदी के बाहर है, और जैसे ही पुल में प्रवेश कर गई तो हम कहते हैं कि नदी पे आ गई। वो नदी तो, पुल तो पहले से शुरू हो जाता है ना। नदी अलग अलग समय में अलग अलग रहता है। जब पानी कम रहता है तो सिकुड़ा हुआ रहता है, चौड़ा रहता है। ऐसा भी होता है कि रेलवे लाइन ऊंचाई पे बना हुआ, दोनों तरफ पानी है, नदी का ही पानी है, और पुल काफी आगे जाके शुरू हो रहा है। लेकिन पुल से हम नदी को मानते हैं ना कि पुल से शुरू हुआ है नदी, तो अचानक तो पुल में जाता है। इसके पहले पुल के बाहर है और नदी के बाहर है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अच्छा। एक कम होता है, एक खत्म होता रहता है, दूसरा शुरू होता है। और ये सभी मौसम में होता है, ये सभी मौसम में होता है। अगर हम ये शीत ऋतु की बात करें, जो रबी के मौसम की बात करें, तो यही कार्य जो है ये दशहरा और दिवाली दीपावली के बीच में होता है। वो जो समय होता है दशहरा और दीपावली के बीच में 20 दिन का समय है। लेकिन वहां पे आप देखेंगे जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के अनुसार आप देखेंगे तो वो नक्षत्र जो है वो वर्षा ऋतु के अंदर है। उसके बाद जो नक्षत्र आ रहा है उस ऋतु से शीत ऋतु शुरू होता है, शीत ऋतु में प्रवेश करता है धीमे धीमे, फिर शीत ऋतु के वातावरण बनते जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने रेलवे लाइन का उदाहरण दिया कि थोड़ा भी दूरी हो गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और मिल गए तो भी, नजदीक आ गए तो भी एक्सीडेंट होगा। तो वो पैरेलल चलते हैं, उसको समझना जरूरी है। और इन दोनों को समझ के हमको कि फसल का मौसम और वातावरण जलवायु का ऋतु, ये दोनों ओके क्या सर। है, और कौन सा कब कब से शुरू हो रहा है, कब तक है, ये है। ओके सर। सर मुझे अभी ये पूछना है कि एक्चुअली अभी ये ऐसा क्यों हो गया एकदम चेंज, जैसे मई में हमारे यहाँ इतनी बारिश आई, बहुत ज्यादा बारिश है 2 बार मई महीने में, और अभी बिल्कुल ही बारिश ने बहुत कम है, और बहुत ज्यादा गर्म हो रहा। तो ये आगे भी ऐसे एकदम बहुत ज्यादा एक साथ आ जाती फिर कुछ नहीं ऐसा, मतलब क्या रीजन है इस सब के पीछे? ये मई में जो आपने जो भी वातावरण अनुभव किया है, ठीक है, अगर आपको इसका ज्ञान हो, और वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आपको मई के बारे में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, और उसके पहले नवंबर दिसंबर में, उस समय इसका अंदाजा लग जाएगा। शीत ऋतु जो है उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु कैसा होगा और वर्षा ऋतु कैसा होगा। ग्रीष्म ऋतु कितने समय तक होगा, कितना प्रभावी होगा, कितना तेज होगा या कम होगा, वर्षा ऋतु कितना जल्दी होगा या कितना देर में होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, इसका अंदाजा लगा लगा सकते हैं। उसके लिए आपको, जैसे मैं हर दिन बोलता आ रहा हूँ, यूट्यूब में 5 वीडियो हैं जो मानसून के ऊपर है, उसमें मानसून लिखा हुआ है। 2024 और 2025 का एक वीडियो है। वो 5 वीडियो क्रमानुसार आप देखिए। करीब 40-45 मिनट का एक एक वीडियो है, मेरे ख्याल से थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। उनको आप क्रमानुसार देखिए, उसमें हमने ये पूरा चीज बहुत विस्तार में बताया है। मतलब मुझे लगता है कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनको भी इसमें बहुत सारी तथ्य शायद नए नए मिल सकते हैं, मेरा ऐसा कह मानना है। क्योंकि मैंने उसमें जो तथ्य निकाले हैं उसमें बहुत सारे हैं जो मौसम विज्ञान के आधार पर हैं, और कुछ हैं जो प्रकृति के आधार पर हैं। और दोनों को, मतलब जो भी घटना घटती है, जो इस बार घटी है, वो इस बार घटी है, उसका वो अचानक नहीं हुआ है। इसकी तैयारी तो मतलब
तैयारी अगर हुई है तो वो पता भी चलता है ना। तो उन वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद अगर हम कुछ आपसे आपने प्रश्न किया और हम उसका उत्तर देंगे तो वो भी आपको बिल्कुल ठीक से समझ में भी आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि पहले वो वीडियोस आप लोग देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियोस देख लीजिए। अगर एक बार में नहीं तो कई बार में देखना है तो आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, फिर उसको अलग अलग समय बार बार देखिए, रोक रोक के देखिए। उसमें बहुत सारी चीजें मतलब बहुत बारीकी से बताया गया। जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा, जिन्होंने देखा है। सर क्या नाम से है? मैंने लिंक डाला हुआ है, मैंने क्यूआर कोड भी डाला हुआ है यूट्यूब चैनल का। उसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे यूट्यूब चैनल में चले जाएंगे। हमने क्यूआर कोड ही डाल दिया है। क्यूआर स्कैनिंग ऐप आता है ना, ओके सर। उससे आप हमने ग्रुप में डाला हुआ है 4-5 दिन पहले। क्यूआर कोड डाला हुआ है, नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल। तो उसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे उसमें चले जाएंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब जब मुझे कुछ समझ में आता है नया चीज तो मैं बनाता हूँ, बना के फिर डालता हूँ उसमें। कोई उसका कोई वो नहीं है कि क्रम है कि भाई इतने दिन में इतना, वैसा कुछ नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं यस कुछ सर। चीजें लोगों के बीच में जानी चाहिए तो मैं उसके ऊपर करके देता हूँ। तो ये है। अब सर मैं, ये हाँ हाँ संदीप जी। सर ये टेम्परेचर और इसका ह्यूमिडिटी इसका सबका डाटा पुराना जो रहता है उसको देखने से आगे का के लिए कुछ फायदा होता है क्या? और दूसरा ये कि जो अभी जैसे वर्षा हो रही है तो इसका डाटा कहीं लोकली मिलता है कि जो अपने क्षेत्र का होता है? हाँ मिल सकता है। इसका मैं आपको बताऊं, दो प्रश्न आपने पूछा है। एक है कि अगर आप डाटा एकत्र करते तो उससे कुछ ट्रेंड समझ में आता है कि नहीं। ठीक है। उसके लिए आपको डाटा जो मिलेगा, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपके नियरेस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पर है। भारत में अलग अलग जगह कुछ स्ट्रेटेजिक जगह लोकेशन पे वेदर स्टेशन है, जो भारतीय मौसम विभाग के अंडर में आता है। उनके स्टेशन है, और वहाँ पे वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। और वो स्टेट वाइज उनका पुस्तक भी निकलता है, और वो पुस्तक अवेलेबल होता है। वो आप कभी अगर आपका पुणे आना जाना होता है तो मौसम कार्यालय जो है शिवाजी नगर में, उसमें आप जाके खरीद सकते हैं, उनसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वो सारी बातें हैं। जो डेटा है वो 10 साल का डेटा अगर आप एकत्र कर लेते हैं तो उतना काफी है ट्रेंड को समझने के लिए। उससे ज्यादा पीछे जाने से उतना कुछ फायदा नहीं है 10 साल का। लेकिन वहां पे जो वो जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं वो तो हर समय रेगुलर करते हैं, लेकिन जो अवेलेबल होता है वो 10 साल पहले से होता है। 10 साल पहले से आप 100 साल मांगेंगे वो दे देंगे। लेकिन अब जैसे 2025 से अगर हम 15 से मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। उसके लिए फिर अलग नियम है, उनको देना पड़ेगा वो चार्जेस, और ये वो अलग अलग चीजें हैं। डाटा उनके पास रहता है। और ऑनलाइन भी कुछ डाटा अवेलेबल होते हैं, वो पब्लिश करते रहते हैं। पब्लिश मतलब वो ऑनलाइन उनके वेबसाइट में मिलता है। उनके वेबसाइट में जाके आप डाटा ले सकते हैं, और ये जो पिछले 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, इस तरीके से आप ले सकते हैं। हमने ये किया, ये कार्य किया है। हमने अलग अलग जगह सीड प्रोडक्शन के लिए हमने जहाँ जहाँ पे सीड प्रोडक्शन कराना था वहाँ का हमने डेटा कलेक्ट किया है। उसमें जो है वो रेनफॉल डेटा आता है, डे लेंथ आता है, सनराइज सनसेट से आप डे लेंथ निकाल सकते हो, उसमें रहता है। उससे इसके बाद टेम्परेचर का रहता है, एवरेज टेम्परेचर डे, एवरेज डे टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, दिन का मतलब 24 घंटे का लोएस्ट टेम्परेचर, 24 घंटे का हाईएस्ट टेम्परेचर, और लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में एवरेज, और हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में एवरेज। इस तरीके से रहता है। मतलब डे का एवरेज, नाइट का एवरेज, इस तरीके से रहता है। और विंड का भी रहता है, विंड वेलोसिटी का रहता है, ह्यूमिडिटी का रहता है। इस तरीके से 4-5 फैक्टर्स होते हैं जिनका डेटा मिलता है। और जो डेटा जो रिकॉर्ड होता है वो आपके जो नियरेस्ट वेदर स्टेशन, आपके लिए जो डेटा होगा वो आपका जो नियरेस्ट वेदर स्टेशन होगा वहाँ का डेटा आपको मिलेगा। और वो वेदर स्टेशन 5 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, और
50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां पे उन्होंने किया हुआ है, बनाया हुआ है। और इनके वेबसाइट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिखेंगे गूगल में तो उनका वेबसाइट खुलेगा, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट में सब अपलोड होता रहता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें कितना अपडेटेड रहेगा, कितना रिसेंट रहेगा, वो देखना पड़ेगा। मैंने जो कलेक्ट किया था, मैंने वहां पे, क्योंकि मैं पूना में हूँ, ये इसका जो मेन सेंटर, जो मेन ऑफिस जो है वो पूना में है। दिल्ली में है, लेकिन मेन जो है वो यहाँ पे पूना में है। मौसम कार्यालय जो है वो जो यहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं कई बार गया हूँ। तो वहां से मैंने कलेक्ट किया, और कुछ था जो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको देना पड़ेगा लिख के मेल में, और उसका कुछ चार्जेस रहेगा कुछ स्पेसिफिक डेटा के लिए। जो जनरल जो रहता है वो अपलोड करते रहते हैं, लेकिन वो उतना रेगुलर नहीं रहता है, बिल्कुल रिसेंट नहीं रहता है। हो सकता है आपको चाहिए पिछले 5 साल का, हो सकता है कि 5 साल पहले से 5 साल का आपको मिले। मतलब 15 से 20 का मिले आपको, 20 से 25 का ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 15 से पहले का है और उसके बाद का जो है वो उसमें नहीं है, वो उसके लिए अलग से है कि भाई रिसेंट। उसमें वो आप देखेंगे उनमें, वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें उनका जो जो भी नियम है वो आ जाता है। बताइए। तो अपने खेत में रिकॉर्ड करना चाहिए क्या ये सब डेटा वेटा जो होता है? रिकॉर्ड खेत में अगर करेंगे तो वो एक अलग डिपार्टमेंट आपने खोल लिया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने जिस दिन मन आया उस दिन रिकॉर्ड कर लिया। आप इसको इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट से डेटा जो है वो रिट्रीव करना जरूरी है। अगर मान लीजिए उसी में आपने बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न लिया जिसमें सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, आपने वेदर स्टेशन एक छोटा सा अपने खेत में स्थापित कर लिया, लेकिन उसमें जो डेटा है उस डेटा को लेके आप उसको जब तक उपयोग में नहीं लाएंगे तब तक उसका फायदा नहीं है ना। और जब उपयोग में लाना है तो क्योंकि आपके स्थान पर और आपसे जो वेदर स्टेशन जो उन्होंने बनाया है वो उसके पीछे एक यही कारण है कि जहां जहां पे जैसे जैसे बदलता है उसके अनुसार है। तो मैं नहीं समझता कि आपको अपना वेदर स्टेशन खड़ा करना चाहिए जब तक आपका कोई वैसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। जो नियरेस्ट वेदर स्टेशन से वहां से डाटा आप ले सकते हैं। और वो वहां से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो उनके मेन वेबसाइट से जाके मिलेगा आपको। वो जगह का नाम लिखेंगे तो वहां से जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो, जैसे मैंने कश्मीर के लिए लिया था तो मुझे जहाँ का चाहिए था वहां का नहीं मिला। लेकिन जो नियरेस्ट वेदर स्टेशन था, 3-4 जगह का मैंने कलेक्ट किया, उसमें से भी एवरेज करके जो नजदीक में था, लोकेशन पता है कैसे किस मौसम के लिए कैसे चाहिए, उसके हिसाब से मैंने अपना एक कैलकुलेशन कर लिया कि ये। तो वो मैंने वेबसाइट से ही लिया था। वो निकालना पड़ता है, और आपको एक एक डेटा जो है वो करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। आपको रेडीमेड ऐसा नहीं है कि कोई ऐप नहीं है कि आपने ऐप में डाल दिया कि भाई ये चाहिए और ऐप से निकल गया, वो ऐसा नहीं है। उनके वेबसाइट में डेटा है, उसमें से आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वो एक्सेल शीट दिखाया था कि जब हम दिनदर्शिका बनाते हैं तो पहले हम डेटा सारा एक उसमें बना लेते हैं, और उसके बाद हम उसके अनुसार करते हैं। तो उस तरीके से उसी तरीके के एक्सेल शीट हमने इसके लिए भी बनाया था, 4-5 फैक्टर्स के लिए। तो ये उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे जब तक आप कोई रिसर्च वर्क नहीं कर रहे तब तक उतना जरूरी नहीं है। आपको एवरेज के हिसाब से, साधारण जो है उसके हिसाब से आपको एक वो अंदाजा होना चाहिए कि कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है। और वैसे तो आजकल तो मोबाइल में ही काफी कुछ ऐप में ही से ही मिल जाता है। आपके ऐप में मोबाइल में ही रहता है ना। तो आपको तो वेदर स्टेशन आपके हाथ में है, मतलब जो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में सब कुछ उन्होंने तो मुट्ठी में थमा के ही वो गए दुनिया से। तो आपके हाथ में ही वेदर स्टेशन है, केवल इतना है कि डेली आप एक समय निकाल के उसमें से आपने नोट कर लिया डायरी में तो ठीक है। उसमें से आपको डेटा नहीं मिलेगा कि आपको इतने पीरियड से इतने पीरियड का, उसके लिए तो आपको मौसम विभाग के उसमें जाना पड़ेगा। ऐप तो जैसा करंट देता है केवल। हाँ, क्या बोल रहे हैं?
जैसे पहले लेक्चर में सर आपने बताया था कि इस बार मौसम मतलब नवरात्रि में भी पानी हाँ, गिरेगा। मैं आज भी वही कहा ना मैंने कि नवरात्रि में हाँ, संभावना बिल्कुल अच्छी तरह से है। तो और ये सर मतलब हाँ, ये मतलब ये ग्रहों को देख के बताएं, कैसे बताएं सर? ये नक्षत्र के अनुसार है। मतलब वो वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे और उसमें अगर आप उस वीडियो के अनुसार इस वर्ष जो है वो नक्षत्र कब कब है, कैसे कैसे, तो आप इसको इसके को पूर्वानुमान कर सकेंगे। वो वीडियो पिछले साल का है, लेकिन उसमें जो तथ्य हैं वो तो उसके हिसाब से, मतलब वर्ष के कैलेंडर के हिसाब से हमने पिछले साल बनाया, तो उसमें डेट्स उस तरीके से हैं और वो घटना उस तरीके से है। अगर वो घटना उस तरीके से नहीं हो रही तो वो होता नहीं है, ऐसा भी है। मतलब जैसे उसमें अगर मैं एक उदाहरण के लिए बोलूँ कि ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में अष्टमी से एकादशी तक जो है ये नक्षत्र में अगर चंद्र का गोचर है, तो फिर आगे का जो मौसम है वर्षा ऋतु में इन इन दिनों में इन इन नक्षत्रों में जब चंद्र इन इन नक्षत्रों में होगा तब ऐसा होगा वैसा होगा। तो अगर इस वर्ष वैसा नहीं रहा कि एकादशी अष्टमी से लेकर एकादशी तक चंद्र उन नक्षत्रों से गोचर नहीं किया, क्योंकि नक्षत्र 27 हैं, तो हर वर्ष वो सेम रिपीट नहीं होगा ना, सेम समय में सेम रिपीट नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा ना, उसी क्रम में चलता रहेगा। वो तो 27 दिन में वो हो रहा है। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर एक वर्ष को देखेंगे जो 365 दिन का है, अगर तो 365 को अगर आप 27 से विभाजित करेंगे तो 13.5 13.15 के करीब आता है, 13.20 आता है ना। अगर आप चंद्र के को उसके हिसाब से देखेंगे, 27 के हिसाब से देखेंगे, तो जो 365 दिन, तो एक नक्षत्र का जो समय है वो एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो वो सेम रिपीट नहीं होगा ना एक वर्ष में, क्योंकि 12 वो हो रहे हैं, तो उसमें वो जो समय का जो फर्क पड़ता चला जा रहा है, उसमें अगर अष्टमी के दिन वो नक्षत्र में चंद्र नहीं है तो वो घटना नहीं घटेगी, ऐसा है। तो उसको आप वीडियोस देखेंगे तो, और उसके हिसाब से अगर आप अभी का इस वर्ष का जो समय बीत गया जिसके बारे में बताया, जैसे ज्येष्ठ माह के बारे में बताया, ज्येष्ठ माह से वर्षा ऋतु का पूर्वानुमान किया जा सकता है। ज्येष्ठ माह में जो घटना हो रही है विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार, उसके अनुसार पूर्वानुमान किया जा सकता है। अब ज्येष्ठ माह जो है वो ग्रीष्म ऋतु है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में आप वर्षा ऋतु के बारे में पूरा वर्षा ऋतु का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो उसके आधार पर अब आप खुद ही इसको कर सकते हैं कि भाई कब तक होगा, कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, एक दिन केवल होगा नवरात्रि में, 1 घंटे के लिए होगा, किसी समय होगा, कैसा होगा वो आप उसमें अनुमान कर सकेंगे। मतलब आप जितना अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे और उसके अनुसार तथ्यों के आधार पर आप अपना कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये तो पर वो प्राकृतिक नहीं घटना खुल है। रहा अभी। मैंने लिंक आपने ये दिया है, मेरा नहीं ओपन हो रहा। आप फिर से एक बार लिंक भेजते क्या डायरेक्ट? जो लिंक भी हमने दिया है और ये भी दिया, फिर से मैं हाँ, डाल वो दूंगा। क्यूआर कोड, और वो ओपन ही नहीं हो रहा मेरा अभी, मैं जब से ट्राई आपके कर पास रही। क्यूआर कोड स्कैनर है क्या? वो वाला नहीं, गूगल पे वाला नहीं, गूगल पे के लिए जो हाँ, मेरे स्कैन पास कर, वही नहीं 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 वही नहीं नहीं, इंस्टॉल है। वो गूगल वो पे भी वाला स्कैनर इंस्टॉल है। केवल उसके लिए है। वो जो हाँ, स्कैनर वो है वो इंस्टॉल उसके लिए, करना पड़ेगा। क्यूआर क्यूआर कोड स्कैनर जो होता है, जो कोई भी कहीं पे क्यूआर कोड रहता है तो उसको स्कैन हाँ करने पे इंफॉर्मेशन आता है ना, तो वो हाँ क्यूआर हाँ, कोड वो स्कैनर करना होता है, पड़ेगा इंस्टॉल। बार कोड स्कैनर होता है। उससे ये बार कोड से नहीं, क्यूआर कोड वाले स्कैनर से ये खुलेगा। तो सर डायरेक्ट लिंक नहीं भेज सकते आप डायरेक्ट लिंक हमको? भी हमने डाला है, फिर से मैं डाल दूंगा, आज फिर से डाल दूंगा। हाँ हाँ, वो फिर से डालें। और सर वो मुझे थोड़ा, एक ये बात पूछनी हाँ है हाँ, कि जैसे कि ऐसे लगता है बहुत बारिश आ जाती, मतलब आएगी अभी, बहुत पूरा काले बादल घना, और थोड़ी देर में वो सब क्लियर होता, बारिश नहीं आती और अच्छे से धूप आ जाती, ये सब थोड़ा सा उसमें है क्या? ये सब चीजें आप कैसे उस होती है? उन वीडियोस को देखिए, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसमें है। ओके। हाँ, ओके सर। उसमें है कि कितनी बारिश होगी, कितने एरिया में होगी, और उसकी अभी का यूनिट के बारे में हमने बात किया, लेकिन
प्राचीन काल में जो यूनिट होते थे वो कैसे थे, उसका आधार क्या था, उसका माप क्या था, और अभी के अनुसार उस माप का तात्पर्य क्या है, वो सब हमने दिया है उसमें। हाँ, अभी ऐसे होता कि बस ऐसे थोड़ी सी हल्की बहुत घना रहता काले बादल, हल्की सी बारिश आ जाती और आगे निकल जाती। मेरे यहाँ तो वही हो रहा अकोला में। यानी इस साल हमारी अच्छे से बारिश हुई नहीं, जैसे बारिश बोलते ना, बारिश के दिन ये बस धार थोड़ा सा आ गया और कड़क, अभी बहुत ही ऊन ज्यादा, मतलब धूप ज्यादा है अभी। बादल बहुत ज्यादा हैं और आपको पूरा डर है कि बारिश होने वाली है, लेकिन एक बूंद हाँ। भी नहीं बारिश हुआ है। हाँ, और वो उसको, निकल जाते थोड़ी देर बाद हाँ, क्लियर होता। उसको समझने के लिए भी मतलब यतिन भाई के पास वो पुस्तक है, उस पुस्तक में हमने आखिर में एक चैप्टर उसके ऊपर भी है कि जो कुछ जो पक्षियां हैं वो जब उड़ते हैं, कुछ कीट कीट हैं जो उड़ते हैं, उनसे भी उनको उनको पूर्वानुमान तो हमसे पहले हो जाता है, वो हमसे बड़े ज्योतिष हैं। तो उनको देख के आप समझ सकते हैं, मैंने खुद ये प्रैक्टिस किया है, मैंने, मुझे जब ये पता चला तो मैंने उसको देख के उसके अनुसार, मतलब जैसे आपने बताया मौसम की ऐसा है, और मैंने खुद देखा कि अरे ये पक्षी तो उड़ रहे हैं, इसका मतलब बारिश। और मैं बिंदास बिल्कुल, मतलब आराम से बाहर हूँ, मेरे पास कोई छाता कुछ नहीं, और एक बूंद बारिश भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो अगर निश्चिंत है, उतने ऊपर से देख रहा है, वो तो ज्यादा नजदीक है बादल के, उसको पहले डर लगना चाहिए मेरे से, है ना। अनिल कुमार जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस संबंध की जो एक पुस्तक है, तो वो अंग्रेजी इंग्लिश में ही है। क्या वो हिंदी में एडिशन में भी है क्या? नहीं, हिंदी में नहीं, एक्चुअली मैंने, मेरी दो पुस्तकें हैं, और दोनों पुस्तकें जो हैं वो मजबूरी में हमने उस पे कार्य किया था। और मजबूरी ऐसी थी कि ये 2016 में जब हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का वो किया था, तो उस समय भी घर में बैठना पड़ा था ना, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे, पैसे निकाल नहीं सकते, और हाथ में नहीं है, अगर निकालने जाएंगे तो वहां पे लाइन में खड़े। तो मैं क्या किया था उस समय, जो है मैं इस पर फोकस किया, और मैंने दो किताबें लिखी हैं, एक होम गार्डनिंग के ऊपर है, और उसी के आधार पर मैंने फिर दूसरा लिखा जो किसानों के लिए है। दोनों में काफी चीजें कॉमन है और काफी चीजें अलग अलग हैं। एक घर में जो करते हैं, घर के अंदर अपना, अपने घर में जो बागवानी करते हैं, उगाते हैं, सब फल सब्जियां उगाते हैं, उन लोगों के लिए ऑर्गेनिक होम गार्डनिंग। और दूसरा जो है वो आर्ट्स एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो किसानों के लिए। दोनों अंग्रेजी में ही हमने किया, हिंदी में हमने ट्रांसलेशन शुरू किया था, लेकिन आधे में मतलब मेरे साथ ही एक दुर्घटना हो गई कि मेरा जो लैपटॉप था, मैंने किसी के साथ वो करवाया था हिंदी में और मराठी में, और वो करीब हिंदी का तो करीब 70% हो गया था। मेरे एक पहले की कंपनी के एक सहयोगी मैत्री ने ट्रांसलेशन किया था, और एक प्रोफेसर है पुणे में, उन्होंने मराठी में किया था। और वो लैपटॉप जो है वो पूरा क्रैश हो गया था, तो वो पूरा सारा वो हो गया, मतलब लॉस हो गया वो। तो वो फिर हम दोबारा उसके ऊपर हम नहीं करें। कोई हम करेंगे अब, जब बिल्कुल एक्टिविटी और कम हो जाएगी तो हम घर में बैठेंगे, तो तब यही काम करेंगे। लेकिन अभी तो अंग्रेजी में, लेकिन आसान इंग्लिश है, मतलब बहुत आसान इंग्लिश में, जिन लोगों ने लिया, जिन लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने उन्होंने ही कहा कि भाई बहुत सिंपल इंग्लिश है, कठिन नहीं है। मतलब स्कूल के जो छात्र हैं, जिनके जिनके अंग्रेजी का विषय भी है, उनके हिंदी मीडियम है लेकिन अंग्रेजी का विषय है, उनके लिए भी आसान है, तो कठिन नहीं है। अगर अंग्रेजी पढ़ना आता है तो आप उस पुस्तक को पढ़ के समझ सकते हैं, और वो नहीं, पढ़ उपलब्ध है। सर के समझ ऑनलाइन तो है सकते क्या? हैं, लेकिन एक हाँ, अमेजन में फ्लुएंसी भी जो है होती और है कि हम फ्लिपकार्ट में भी है। पढ़ते जाएं, उनको हम हाँ समझते जाएं, तो नहीं, वो नहीं आ अगर आप पाता है। अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं तो वो पुस्तक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। और वो सर उपलब्ध है, अमेजोन पे है क्या? अमेजन पे भी है, उसमें भी है, फ्लिपकार्ट में भी है, और जो डायरेक्ट वहां से प्रेस जो है पब्लिशर, उनसे भी मिल सकता है, और मेरे पास से भी मिल कहाँ सकता पे है सर पब्लिशर?
तो सर अब आप भेज सकते क्या कुरियर से, मैं अगर आपके इंडिविजुअल इस पे एड्रेस आप वेबसाइट में जाके ऑर्डर करेंगे तो हम भेज देंगे। और जैसे आपने सर? आपने रजिस्ट्रेशन तो डायरेक्ट किया है, लेकिन वेबसाइट में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा सर वेबसाइट इतना का लिंक भी है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? मैं हाँ, आपको व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज देती, कैश भेज देती, आप मुझे एड्रेस कर दीजिए कुरियर पे। ठीक है। अभी उसमें देखिए दो है। पहले हमने केवल पेपर बैक पब्लिश करवाया था। बाद में पब्लिशर ने ही वो किया कि आप, उन्होंने कुछ फैसिलिटी दिया कि मतलब फैसिलिटी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बोला कि हम आपका हार्ड बाउंड भी कर देंगे। पेपर बैक जो है वो केवल भारत में उपलब्ध है, और हार्ड बाउंड जो है वो इंटरनेशनली भी उपलब्ध है। तो उन्होंने हार्ड बाउंड का वो फैसिलिटी दिया, तो हमने हार्ड बाउंड भी करवा दिया था। अभी हमारे पास जो कॉपीज हैं वो हार्ड बाउंड वाली है, पेपर बैक वाली नहीं है। हार्ड बाउंड का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मेरे वेबसाइट में डिस्काउंट पे है। वो गार्डनिंग वाला कितना क्या कॉस्ट है सर? दोनों का सेम प्राइस है। दोनों का सेम प्राइस है। थोड़ा, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा दोनों करीब करीब बराबर ही है ऐसे। और प्राइस भी सेम है। नहीं तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है दाम के हिसाब से जो है वो चाहिए ये वाला लेते वो वाला है, और उनको वो वाला चाहिए ये वाला ले लेते, ऐसा करते हैं। तो मैंने दोनों का दाम फिर सेम कर दिया है, एक ही कर दिया, लेकिन डिस्काउंट है। तो वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक, हमने दिया हुआ है, फिर से दे देंगे। आप देख लीजिए वहाँ पे उसमें क्या डिटेल है वो देख लीजिए। आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। पोस्टेज उसका फ्री शिपिंग है। तो जो बुक का प्राइस है वही है, बाकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह नहीं है। अब अमेजन में जाएंगे तो अमेजन में भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे क्या प्राइस है। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या प्राइस है। और जो ये पब्लिशर है उनका भी वेबसाइट है, वहां से भी मिलता है। मेरे पास कुछ कॉपीज हैं हार्ड बाउंड वाली हैं, तो अगर हार्ड बाउंड वाला चाहिए तो अब मेरे से मिल जाएगा। और पेपर बैक वाला चाहिए तो अमेजन से ऑर्डर दे सकते हैं, या पब्लिशर से ऑर्डर दे। उनके भी वेबसाइट का नाम हमने मेरे वेबसाइट में हर एक पुस्तक का डिस्क्रिप्शन के बाद लास्ट में हमने लिखा है, ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम ये ऑनलाइन। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं बोलूंगा कि वेबसाइट में जाके पहले आप पूरा डिटेल्स देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर आप जहां से ऑर्डर देना चाहते हैं, जो वाला ऑर्डर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मेरे पास अभी पेपर बैक वाला नहीं है, कॉपीज नहीं है, मुझे मंगाना पड़ेगा। तो आपको समय लगेगा मिलने में। हार्ड बाउंड वाला है वो तो मैं कल भी भेज सकता हूँ, मतलब मंडे को भेज सकता हूँ। अनिल कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका हैंड रेस था। वही बोल रहे थे सर कि बुक बुक के बारे में बता रहे थे कि हिंदी मीडियम में रहने पर जो फ्लुएंसी होती है, एक एक सरसरी निगाह में पढ़े तो दिमाग में आ जाता है, वैसे फिर धीरे 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 उसको समझते समझते पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक मतलब बात जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने हिंदी में भी काफी सारे वो लिखे हैं। हमने लिंक ग्रुप में दिया हुआ है व्हाट्सअप चैनल का। ये तो यूट्यूब चैनल की बात की थी मैंने वीडियोस के लिए, और व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका भी लिंक हमने दिया है। उसमें भी जाके आप उसके उसको मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि उसमें जो हम डालते रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो छोड़ के विभिन्न प्रकार के हम डालते रहते हैं, मेरे खुद के, और कुछ भी मुझे लगता है कि उपयोगी है तो कहीं से भी मिलता है तो हम उसमें भी डाल देते हैं। तो उसमें कई सारे मेरे हिंदी में भी हैं, आर्टिकल्स हैं अलग अलग जगह, अलग अलग उसमें। लेकिन मैं जो अभी कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे एक मित्र हैं देहरादून में, उत्तराखंड में। वो तो डॉक्टरेट हैं इसमें, बॉटनी में। उन उन उनके साथ मैं कुछ वो कर रहा था, तो उन्होंने मुझे दिया था कि ये वाला इतना इतना आप लिखिए, लेकिन हिंदी में। तो जब मैंने वो हिंदी में लिखा तो बोले, उनका कहना ये था कि भाई आपकी हिंदी तो जो है वो फिर, उससे अच्छा आप अंग्रेजी में ही लिखिए, वो ज्यादा आसान है समझना पढ़ के। हाँ हाँ, तो जिसकी तो जो अभी सभी भी इंग्लिश में रहता है तो हिंदी अभी भी अच्छी नहीं हो पाती है। अभी भी आप लेकिन आपको ये इसमें। आप जो पीडीएफ डाउनलोड किए हैं सर, उसकी हाँ हिंदी तो काफी अच्छी है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें मतलब फिर शुद्ध हिंदी में जब हम चले, क्योंकि मैं आपको और एक तथ्य अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है। मैंने अंग्रेजी का पेपर छोड़ के बाकी सब पेपर जो है मैंने हिंदी में लिखा है।
मतलब भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब मैंने हिंदी में बोर्ड का इम्तिहान हिंदी में लिखा है ना। तो हिंदी तो है लेकिन क्योंकि